अक्सर आप लोग फिल्मों में ये डायलॉग सुने होंगे कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, मतलब युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है। इसका ये मतलब भी बनता है कि प्यार में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि इस बात का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे हिसाब से हर चीज का एक हद होता है। लेकिन फिल्मों में इस तरह की डायलॉग को सुनकर या फिर इस तरह के बातों को सुनने में लोगों को बड़ा मजा आता है। दे टेक इट एज एंटरटेनमेंट विच इज गुड। लेकिन इस बात को कुछ लोग ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं और हकीकत में प्यार में गिरकर कुछ इस हद तक हद पार कर जाते हैं कि कभी कभी इस तरह का बेहद प्यार के वजह से कुछ मासूमों का जान भी चला जाता है। तो आज ऐसे ही एक बेहद प्यार की कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, जो प्यार अपना हद पार करके एक मासूम की जिंदगी तबाह कर दी। ग्यारह जून 2011 गोरखपुर कैंट थाने में सुबह एक कॉल आया, जिस कॉल के दौरान पुलिस को यह पता चला कि गोरखपुर इंजीनियर कॉलेज की एरिया में सिघादिया के जंगल में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसका चेहरा धारदार हथियार से बुरी तरह काट दिया गया है। और ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है और डेड बॉडी को देखकर ही पुलिस को ये पता लग जाता है कि डेड बॉडी की पहचान पता ना किया जा सके, इसीलिए जिसने भी ये मर्डर किया वो इस मरी हुई लड़की का पूरा फेस बिगाड़ के रख दिया। उस डेड बॉडी के पास से कुछ सामान भी मिला, जो कि बड़ा जरूरी सामान था, क्योंकि यही सामान को इस्तेमाल करके खूनी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया था। और डेड बॉडी के पास से जो सामान मिला वो था बॉडी के हाथ से एक कंगन और एक पर्स, और बॉडी के पैर से मिले जूते, और बॉडी के गले में एक काले धागे में ताबीज बंधा हुआ था। डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई कर ही रही थी, तभी थाने में से एक इन्फॉर्मेशन आया कि कमलेशपुरम इलाके से शिखा दुबे नाम की कोई 24 साल की लड़की पिछले 2 दिन से लापता है। और उनके पिता राम प्रसाद दुबे जी ने एक दिन पहले ही मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। और ये सुनकर पुलिस ने फोन पर जब मिसिंग गीता दुबे के बारे में डिटेल्स पूछा तो पता लगा कि शिखा दुबे लापता होने से पहले जो कपड़े पहनी थी वही कपड़े डेड बॉडी के शरीर पर भी मौजूद है, और ये डेड बॉडी शिखा दुबे की है। ये जानकारी के बाद पुलिस ने ये खबर शिखा दुबे के घर पर भेज दिया। जानकारी मिलते ही पूरा परिवार स्पॉट पर आ गए। फिर परिवार के लोग ये कंफर्म किया कि हाँ, ये लाश शिखा दुबे की ही है। और शिखा के पिता राम प्रसाद दुबे जी ने डेड बॉडी के साथ मिली सामान और बॉडी के शरीर पर जो कपड़े थे वो सब देखकर ये पहचान पाया कि हाँ, ये उन्हीं की बेटी शिखा दुबे की लाश है। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और डेड बॉडी को राम प्रसाद जी के हाथ में हैंडओवर कर दिया। और अब राम प्रसाद जी ने 2 दिन पहले बेटी को लेकर जो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाए थे वो अब मर्डर सेक्शन में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण ये केस को लेकर उस एरिया में इतना ज्यादा तहलका मच गया कि उस एरिया की एक पॉलिटिशियन ने इस केस को जल्दी सॉल्व करके असली खूनी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस को प्रेशराइज करने लगे। फिर पूछताछ के दौरान राम प्रसाद दुबे जी ने अपने ही मोहल्ले में रहने वाले दीपू यादव नाम की एक लड़के पर शक जताया। फिर दीपू यादव का नाम सामने आते ही पुलिस उसके घर पहुंची तो दीपू यादव घर पर नहीं था। पुलिस ने जब उसके घर वालों को पूछताछ किया तो उसके घर वालों ने ही बता दिया कि शिखा दुबे की डेड बॉडी मिल जाने की खबर मिलते ही दीपू घर से भाग गया और अभी तक वापस नहीं लौटा। पुलिस ने दीपू के घर वालों से उसका नंबर भी लिया और उसको ट्रेस करने की कोशिश भी की, लेकिन उससे भी दीपू के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और इस बात से दीपू को लेकर पुलिस का शक और भी गहरा हो गया कि हो ना हो इस खून के पीछे दीपू का ही हाथ होगा। फिर दीपू को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस ने दीपू के हर एक रिश्तेदार के घर में सर्च किया, लेकिन ये सब का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। तो पुलिस ने दीपू पर दबाव डालने के लिए उसके घर वालों को थाने में लेकर उन लोगों के साथ सख्ती से पेश आया ताकि दीपू पुलिस के हाथ लग जाए। लेकिन ये सबसे भी दीपू के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और अब शिखा दुबे की डेड बॉडी को मिले 2 महीने बीत गए थे, लेकिन इस 2 महीने में पुलिस को एक भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिस क्लू के मदद से पुलिस दीपू के बारे में कुछ पता कर सके। और तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस दीपू यादव का पता नहीं लगा पा रही थी और उस एरिया की पब्लिक का भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी, बिकॉज दिस केस वाज वेरी फेमस एट द टाइम। लेकिन फाइनली पुलिस एक ऐसा तरकीब निकाला जो तरकीब को आजमा कर पुलिस कुछ ही दिनों में देबू तक पहुंच गया। पुलिस ने दीपू यादव के परिवार वालों को और उसके करीबी रिश्तेदारों का नंबर सर्विलेंस पर डाल दिया, क्योंकि पुलिस को ये उम्मीद थी कि दीपू कभी ना कभी तो किसी ना किसी को तो फोन करेगा ही, और जैसे ही फोन करेगा उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया जाएगा। और कुछ ही दिनों में बिल्कुल वैसे ही हुआ।
घटना के 2.5 महीने बाद दीपू ने अपने बहन को फोन किया और दीपू का बहन का फोन नंबर भी सर्विलेंस में होने की वजह से पुलिस को इस बात का पता लग गया। फिर पुलिस ने दीपू के बहन को भी पूछताछ किया और पूछताछ करके पता लगाया कि दीपू सोनभद्र नाम की किसी जगह पर रह रहा है और किसी खदान में काम कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद गोरखपुर पुलिस की एक टीम सोनभद्र में पहुंची और दीपू का तलाश शुरू किया और बहुत जल्द ही दीपू का घर का एड्रेस भी मिल गया। फिर पुलिस ने उस एड्रेस पर रेड मारा तो दीपू घर पर ही था, लेकिन उस वक्त दीपू घर पर अकेला नहीं था। दीपू के साथ एक लड़की भी मौजूद थी। पुलिस ने जब उस लड़की से पूछताछ किया तो उस लड़की ने अपना नाम शिखा दुबे बताया और ये था इस कहानी का ट्विस्ट, क्योंकि शिखा दुबे पहले ही मर चुकी थी। पहले तो उस लड़की का बातों पर पुलिस ने यकीन नहीं किया। फिर पुलिस दीपू को और उस लड़की को गोरखपुर ले आई, जहां कैंट थाने पर दोनों को अलग अलग पूछताछ किया गया। और अब कहानी की इस मोड़ पर यह सवाल खड़ा होता है कि अगर दीपू के साथ मिली लड़की शिखा दुबे है तो 2.5 महीने पहले पुलिस को मिली डेड बॉडी किसकी थी, और वो जो भी थी उसका खून किसने किया था। गोरखपुर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर नवनीत त्रिपाठी के अनुसार इन्वेस्टिगेशन के दौरान दीपू और उसके साथ मिली लड़की जो अपने आप को शिखा दुबे बता रही थी, उन दोनों ने ये कहा कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन शिखा का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे। शिखा के परिवार को इन दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था और ऐसे में दोनों ने मिलकर ये साजिश रचा कि शिखा से मिलती जुलती किसी लड़की को ढूंढकर उसकी खून करके उसकी लाश को गोरखपुर में फेंक कर ये दोनों वहां से कहीं दूर चले जाएंगे, जिससे लोगों को ये लगेगा कि शिखा मर चुकी है। और इस साजिश को अंजाम देने में इन लोगों को एक और शख्स ने भी मदद किया था, जिसका नाम है सुग्रीव, जो दीपू का फ्रेंड था। और सुग्रीव का सोनभद्र में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि सुग्रीव ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था और शिखा के जैसे मिलती जुलती एक लड़की को ढूंढना और उसका खून करना और डेड बॉडी को ठिकाना लगाना और दीपू और शिखा का सोनभद्र में सेटल हो जाना, ये पूरा प्रोसेस में सुग्रीव ने दीपू और शिखा का मदद किया था। और सुग्रीव ने अपने दोस्त दीपू के कहने पर उसने सोनभद्र में पूजा नाम की एक लड़की को 3,000 रुपए महीने घरेलू काम देने के बहाने गोरखपुर ले आया और गरीब पूजा ने अपनी 6 महीने की बच्ची को अपने पति के पास छोड़कर कुछ पैसा कमाने के लिए सुग्रीव का यकीन करके गोरखपुर चली आई। पहले तो बड़े घर में काम करने का उम्मीद देकर शिखा ने पूजा को अपने कपड़े पहनाई और सब मिलकर उसे सुग्रीव की गाड़ी में बिठाकर जंगल पर ले आए और उसका गला दबाकर खून कर दिया। और पूजा मर जाने के बाद सुग्रीव के ड्राइवर बलराम ने पूजा की फेस पर बार बार चाकू चलाकर उसका फेस पूरी तरह बिगाड़ दिया, ताकि पता ना चले कि ये शिखा दुबे की लाश नहीं है। फिर शिखा ने पूजा की डेड बॉडी को अपना ताबीज पहनाया और बॉडी के पास अपना पर्स और जूता छोड़कर और दीपू और सुग्रीव के साथ सोनभद्र चली गई। शिखा और दीपू को पूछताछ करके पुलिस ने ये सब पता करने के बाद पुलिस ने सुग्रीव और बलराम को भी अरेस्ट कर लिया। और अब ये सवाल पैदा होता है कि जिस प्यार को हासिल करने के लिए शिखा और दुबे इस हद तक नीचे गिर गए कि वो लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी और मासूम का जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचे, तो क्या उनका ये प्यार जिंदगी भर टिका रहा? किसी का बुरा करके कभी भी किसी का अच्छा नहीं हो सकता, और अगर हो भी जाए तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। रिटायर आईपीएस राजेश पांडे जी ने ये बताया है कि शिखा और दीपू 7 साल तक जेल में रहे थे और इस दौरान उन दोनों ने कई बार जेल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये लेटर लिखा कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और उन दोनों को जेल में एक साथ रहने के लिए अलाउ किया जाए, लेकिन ऐसे कुछ रूल ना होने की वजह से उन दोनों का ये अपील बार बार रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन 7 साल दोनों जेल में रहने के बाद उन दोनों को ही बेल भी मिल गया था और गोरखपुर कोर्ट में उन दोनों का केस का हियरिंग चलने के दौरान उन दोनों ने फिर से शादी किया, लेकिन इस बार उन दोनों ने एक दूसरे से नहीं, दोनों ने अलग अलग किसी और से शादी किया। और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा भी हुआ था कि पेशी के दौरान वो दोनों जब भी कोर्ट में आते थे तो दोनों की कोशिश ये रहती थी कि दोनों एक दूसरे का आमना सामना तक ना करे। ये था आज का स्टोरी। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर ये कमेंट करके बताइए कि ये पूरा घटना में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान पूजा की उस 6 साल की बच्ची की हुई, जिसको पूरी जिंदगी माँ का प्यार नसीब नहीं होगा। That's all for this video. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Signing out.